प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं समाकलन। ओके। अब इस समाकलन वास्तव में होता क्या है? देखो, ये अवकलन का ही एक व्युत्क्रम है और कुछ भी नहीं है। अवकलन क्या होता है? परिवर्तन की दर, है ना। और उसी का अगर व्युत्क्रम ज्ञात कर दिया जाए तो समाकलन होता है। ओके। अब वास्तव में अगर अनुप्रयोग की बात करें तो अवकलन होता है रेखा की प्रवणता। अगर किसी वक्र के लिए अवकलन ज्ञात करें तो वो वास्तव में उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। मतलब dy बटा dx एक तरह से उसकी स्लोप होती है, प्रवणता होती है। जबकि समाकलन क्या होता है? एक क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब वैसे जब इनके हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे समाकलन के तो वहां पर जानेंगे कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ओके। तो समाकलन देखिए होता क्या है। जैसे हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स क्या है? ये एफ डैश एक्स क्या है? किसी दिए गए फलन एफ एक्स का अवकलन होता है। ओके। एफ डैश एक्स, और ये है ना, ये जो चिन्ह है ये आपके सामने ये दिख रहा है। इसको मैं फिर से मिटाकर दोबारा बना देता हूं। ये जो चिन्ह है ना, ये जिसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह है जिसको मैं वापस से बना रहा हूं। ओके। ये समाकलन का चिन्ह है, ये संकेत है समाकलन का। ओके। संकेत क्या होगा? ये। ओके। तो हम किसी दिए गए फलन एफ डैश एक्स का अगर समाकलन करें तो ये वापस से एफ एक्स आ जाता है। ठीक है। और प्लस में ये सी आ जाता है जो कि एक स्वेच्छ अचर है। क्या है? स्वेच्छ अचर। ये क्या है? एक स्वेच्छ अचर। ओके। अब ये स्वेच्छ अचर कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, चाहे 2 हो, 3 हो, -2 हो, -3 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। क्यों? अगर हम इसका अवकलन करते हैं, आप जानते हो भाई, हमने क्या कहा कि समाकलन वास्तव में अवकलन का ही एक व्युत्क्रम होता है। तो हम एफ एक्स प्लस सी का अगर अवकलन करते हैं इस पूरे का, तो एफ एक्स का अवकलन तो क्या होगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। और सी का क्या होगा? अचर का हम जानते हैं 0, है ना। तो ये वापस देखो, ये एफ डैश एक्स ही तो बचा। ठीक है। तो वास्तव में ये क्या होता है कि इसका व्युत्क्रम ही होता है। ठीक है। और ये जो स्वेच्छ अचर सी है ना, ये कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकती है। ओके। तो हम अगर व्युत्क्रम की बात करें तो जैसे किसी फलन का अवकलन करें और उसका समाकलन भी करें। ओके। किसी फलन का अवकलन करें और उसका समाकलन भी करें, देखो समाकलन कर रहे हैं और अवकलन भी कर रहे हैं, तो वो फलन वापस से वही आ जाता है, एफ एक्स ही आ जाता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सी क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो समाकलन है, समाकलन करने से सी आ जाएगा, लेकिन ये जो अवकलन है ना, ये ठीक है, ये अवकलन की वजह से वो सी वापस से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके। तो ये था आपका समाकलन, वास्तव में एक अवकलन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है। अब आप इसके सूत्र है ना, जितने भी समाकलन के, ये सूत्र भी सारे आप कैसे याद, हाँ, ये इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम d अपॉन डी एक्स यहाँ पर y लिखते हैं तो इसका मतलब है कि y का x के सापेक्ष अवकलन। वैसे इसको लिखते हैं कि एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन। ओके। ये आपको इस चिन्ह के बारे में आपको बता ही दिया था, है ना। और ये dx आपको बता ही दिया, ये एफ एक्स कोई भी दिया गया फलन होगा। ओके। तो ये था भाई समाकलन, जो कि अवकलन का व्युत्क्रम है। तो आप इसके फॉर्मूलेज है ना, फॉर्मूला जितने भी हैं वो सारे इसी तरह याद रख सकते हो। ठीक है। कि अवकलन, जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स। ओके। बिल्कुल सेम, है ना। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा? लॉग एक्स। ठीक। तो हम इसके फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं अवकलज के। ओके। एक तरफ हम, देखो टॉपिक आपको डालना है समाकलन के, टॉपिक डालना है आपको समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ओके। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ओके।
तो एक तरफ हम लिख रहे हैं अवकलन, ओके, और एक तरफ लिख रहे हैं समाकलन। एक तरफ हम लिख रहे हैं अवकलन के सूत्र और एक तरफ लिख रहे हैं समाकलन के सूत्र, ओके। यहां बीच में हम लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इधर जो पहला होगा वही इसके लिए होगा। तो पहला जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये आपको अलग से याद रखना होगा। अब एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू एक्स की पावर एन, ओके। तो इधर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसमें भी आप नंबर डाल लो। एक मिनट, ये गलती होगी, इसको साफ कर देते हैं। इधर इसके आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ओके, प्लस सी। अब ये जो प्लस सी है ना, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये जो प्लस सी है ना, ये सबके साथ ही लगेगा जब तक इस समाकलन को निश्चित नहीं कर दिया जाता। अनिश्चित स्थिरांक है, ओके, समाकलन के लिए, तो ये सभी के लिए लगेगा, ओके। सेकंड देखिए, अब इसी को आप बिना नंबर इसी में लिख सकते हो, आप बिना सेकंड नंबर दिए ही, ये कि डी अपॉन डी एक्स। आप जानते हो कि भाई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है ना। तो सीधी सी बात है, एक का समाकलन क्या होगा, एक्स होगा, और ये प्लस सी हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है कि हाँ भाई, सेकंड है, अब ये सारे त्रिकोणमिति के लिख लीजिए पहले तो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो अभी आपको बताया था कि साइन एक्स का अगर अवकलन कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, ओके। और प्लस में सी चलता रहेगा आपके, ये तो आपको पहले ही बता दिया था, ओके। इधर ये अवकलन के चल रहे हैं इधर, और इधर समाकलन के चल रहे हैं। तो थर्ड सूत्र देखिए, तीसरा क्या था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। भाई कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, ओके। तो इधर वही थर्ड सूत्र आप लिख लीजिए कि साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, ओके, प्लस सी। चौथा सूत्र देखिए, इधर क्या होगा कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। भाई टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो इधर चौथा सूत्र वही कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस सी, ओके। पांचवा सूत्र देखिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स। तो माइनस कोट एक्स, माइनस ले लेते हैं यहाँ पर। अब आप जानते हो कि कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इधर हम कोसेक स्क्वायर एक्स ले रहे हैं, तो इधर आप माइनस कोट एक्स ले लो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का, इधर मैं चलो नंबर नहीं लिख रहा, ये पांचवा, ये इधर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, ओके। इधर छठा देखिए, सॉरी, इधर ये चिन्ह गलत लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, छठा देखिए, सेक एक्स। अब सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सीधी सी बात है कि सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, ओके। सातवां सूत्र देखिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स। अब भाई कोसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो माइनस हमने पहले ही ले लिया, तो इसका हो जाएगा कोसेक एक्स
कोट एक्स। आप कैसे भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है ना। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ये माइनस है ना, किधर भी लगा सकते हो, वो मैटर नहीं करता। ओके, तो कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का। ओके, इधर ये पहले लाइन खींच देते हैं, इधर ये अवकलन और इधर समाकलन। ओके, तो 8वां फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, 9वें नंबर का फॉर्मूला देखिए, 9th नंबर का देखिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स में ये माइनस का ही तो फर्क रहता है अवकलन में, तो ऐसे ही समाकलन में रहेगा कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10वां क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये सारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के निपटाओ पहले। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, सीधी सी बात है टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस का सी। ओके, 11वां इधर देखिए, 11वां डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। भाई कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सीधी सी बात है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इधर ये अवकलन, ये बीच में लाइन खींच देते हैं, और इधर ये समाकलन। ओके, तो जो भी नंबर का था वो, आप नेक्स्ट नंबर देखिए, एक यहाँ से एरो से लिख लेते हैं, मैं नंबर भूल गया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता था, तो ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता था भाई, 1 अपॉन एक्स, तो सीधी सी बात है कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग एक्स। और ये जो मोड है ना, मोड से तो आप ये देख लो, मोड वैसे नहीं है, तो मोड का मतलब है कि लॉग में है ना, ये जो मोड आता है, ये इधर भी ये मोड में क्या है ना, नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो ये मोड इसलिए आता है कि अगर हमेशा पॉजिटिव ही रहे। ओके, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बराबर ए की पावर एक्स। क्यों, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ये जो बटा में है ना, ये वाला इस लॉग ए को ख़त्म कर देता है, लॉग कांस्टेंट है। तो इधर भाई साहब ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। तो ये थे अपने समाकलन के फॉर्मूले। ओके, अब इससे आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम समाकलन के बीजगणित के बारे में जान लेते हैं कि कैसे क्या, जैसे अवकलन में पढ़ा था हमने कि दो फलनों के योग का अवकलन कैसे होता है, दो फलनों के योग अंतर का अवकलन कैसे होता है, वैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें भी देखिए कुछ भी नहीं है कि दो फलन f1x और f2x अगर योग और अंतर के रूप में, ओके, तो उनका अलग अलग करो समाकलन या एक जगह करो, मतलब f सुविधा के अनुसार आप अलग अलग लिख कर सकते हो या एक जगह भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके,
दूसरा है कि उसमें जैसे अचर को हम बाहर रखते थे वैसे ही यहाँ पर अचर को बाहर रख सकते हैं के f1x dx इक्वल टू के को बाहर रख लो और f1x dx। ओके, इस तरह आप कर सकते हो। तीसरा हम गुणन के रूप में, जैसे वहाँ पर दो फलनों के गुणन का अवकलन कैसे किया जाता था, वैसे यहाँ पर हम गुणा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। गुणन में खंड से समाकलन होता है, जो कि अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। गुणन के लिए उसको खंड से समाकलन बोलते हैं, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। ओके, प्रश्नावली 7.1, जिसका पहला सवाल है। अब ये सुनो, इस सवाल के माध्यम से हम जान लेंगे कि इसको देखो आई से व्यक्त करते हैं। पहले तो क्वेश्चन है अपने पास कि सर, चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब समाकलन ज्ञात करना, उसको प्रति अवकलज भी कहते हैं। और पहला क्वेश्चन है साइन 2x। ओके, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसको हम सबसे पहले आई से व्यक्त करेंगे और वो चिन्ह लगाएंगे साइन 2x। ओके, क्या ज्ञात करेंगे, साइन 2x का समाकलन। अब देखिए यहाँ पर, वहां पर हम क्या करते थे, देखो बगल में हम सीख लेते हैं कि साइन 2x का हम अवकलन करते थे साइन 2x का, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 2x का तो कोस 2x हो जाता था, फिर 2x का और करते थे, है ना। 2x का क्या हो जाता था, 2 आगे आ जाता था, 2 कोस 2x, है ना, और x का 1 कर लेते थे। तो ये 2 को हम सीधा भी लिख देते थे, यहाँ पर सीधा हम क्या लिख देते थे, कोस 2x, और ये 2x का 2 आगे लगा देते थे, मतलब 2 गुणा में आता था। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ना, ये गुणा में आता था, जबकि यहाँ पर x के अलावा ये जो 2 है ये भाग में जाएगा। वैसे हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सीखेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में प्रतिस्थापन ना लगाकर आपको डायरेक्ट भी जानना होगा कि ये 2x है ना, ये वाला, ये x के जो गुणा में 2 है ना, वो नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चूंकि साइन x का अवकलन क्या होता है, सॉरी साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x। क्या होता है, माइनस कोस x, है ना, प्लस c। तो ऐसे साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2x, ठीक। और अभी आपको कहा था कि जो x के गुणा में 2 रहता है अवकलन में, तो कहा जाए गुणा में, है ना। इधर ध्यान दीजिए, राइट की तरफ। अवकलन में तो देखो गुणा में रहता है, समाकलन में आपको बताया था कि भाग में चला जाता है, ठीक है, समाकलन में भाग में चला जाता है, तो प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, ये होगा इसका समाकलन। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कोस 3x का। ओके, सेकंड क्वेश्चन अपने पास कोस 3x का समाकलन करना है। तो i बराबर देखिए कोस 3x dx। अब कोस 3x का क्या होगा, देखिए चूंकि कोस x का समाकलन अपने पास होता है साइन x। आप अवकलन के चक्कर में मत पड़ जाना, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति वालों में ध्यान रखना होगा। कोस x का अवकलन है ना, माइनस साइन x होता है, लेकिन समाकलन प्लस साइन x होता है, प्लस c। तो कोस 3x का क्या होगा, माइनस, सॉरी देखो मैं ही गलती कर रहा हूं, है ना, माइनस नहीं आएगा यहां पर आएगा साइन 3x, और ये 3x का 3 बटा में प्लस c। बिल्कुल इजी से है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है अपने पास, i से व्यक्त करेंगे e की पावर 2x dx। अब चूंकि आपको बता रखा है कि e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x प्लस c, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। अब ये जो x के गुणा में 2 है वो बटा में आ जाएगा, प्लस c। ओके, ये है। अब चौथा आपके पास देखिए i बराबर
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसके दो तरीके हैं करने के, कि या तो आप इसको एक्स की पावर एन से कर सकते हो, ओके, या फिर आप इसका स्क्वायर खोल कर सकते हो, ओके। तो आपको ऐसे ही कर लेना, सीधा ही कर लेना है। देखो चूंकि क्या होता है, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। और सुनो, अभी x के गुणा में क्या है, a, और जो गुणा में होता है वो बटा में, प्लस में क्या है माइनस में क्या है वो मैटर नहीं करता। आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना कि प्लस में क्या है माइनस में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक x के गुणा में क्या है उससे मतलब है आपको, ठीक है, प्लस c। तो बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की होल पावर 3 अपॉन 3, और ये a को साथ में लिख लीजिए प्लस c, ओके। ऐसे 5वां क्वेश्चन और इसको भी कर लेते हैं। i इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये है क्वेश्चन अपने पास, ओके। इस क्वेश्चन देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट i इक्वल टू साइन 2x dx माइनस 4 e रेज टू पावर 3x dx, ओके। अब देखिए साइन x का, भाई साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x, क्या होता है माइनस कोस x। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2x। अब ये जो x के गुणा में 2 है वो नीचे आ जाएगा, है ना, माइनस 4। अब ये 4 को आप बाहर ले सकते हो, e की पावर 3x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा, है ना। और ये जो 3 है गुणा में वो बटा में आ जाएगा, प्लस का c। तो इसका हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e रेज टू पावर 3x प्लस c, ओके, e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, ओके। ये हो जाएगा शुरू के 5 क्वेश्चन होगा। अब छठा क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ओके। इसमें छठा क्वेश्चन अपने पास है 4 e रेज टू पावर 3x प्लस 1 dx, ओके। अपने पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम किससे इंडिकेट करेंगे, i से इंडिकेट करेंगे इसको, 4 e रेज टू पावर 3x प्लस 1 dx, ओके। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक फलन अगर दो फलनों के संयुक्त फलन कोई दो फलनों के योग के रूप में है कि f1x प्लस f2x dx, ओके। अगर ऐसा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f1x dx प्लस f2x dx, ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहां से इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 e रेज टू पावर 3x dx प्लस 1 dx, ओके। तो इधर देखिए, अब i बराबर, देखो 4 को हम बाहर लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 3x dx प्लस, अब एक का तो क्या हो जाएगा x, ओके, या दोनों का साथ साथ कर सकते हो, इसका भी चलो बाद में कर लेंगे एक साथ ही, 1 dx लिख लो इसको, ओके। तो यहां से i इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4 e रेज टू पावर 3x का e रेज टू पावर 3x ही होगा, है ना, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और जो पावर x के गुणा में 3 है वो बटा में आ जाएगा, प्लस 1 का क्या होगा x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर लेना है, बिल्कुल ईजी हो रहा है, कुछ भी नहीं। अगर ऐसे गुणा बिना गुणा किए सोचने लग जाओगे तो बिल्कुल टफ होगा, अगर गुणा कर लिया तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है, अब एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो वापस से एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर हो रहा है इंटू डी एक्स, ओके। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसी स्टेप में अलग अलग भी लिख लीजिए, dx माइनस है, यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी 1 dx, ओके।
अब मैं जहां पर काट रहा हूं ना, आपको एग्जाम में नहीं काटना है, ओके, आपको नहीं काटना है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है, ओके। तो आई बराबर देखिए, अब चूंकि यहां पर बगल में लिख लेते हैं कि एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहां पर एन की जगह क्या है, दो, तो एक्स की पावर दो प्लस एक बटा दो प्लस एक माइनस एक का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब बटा तीन माइनस एक्स प्लस सी, ओके। ये आपके पास सातवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल इजी स्टेप में। देखो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ओके। तो देखिए इसको आई बराबर लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ओके। अब देखो आपको पहले ही बता रखा है, अगर कोई फलन दो फलनों के या तीन फलनों के चार फलनों के जितने भी फलनों के योग के रूप में है तो उनको अलग अलग लिख लीजिए आप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ओके। अब यहां जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए को तो हम बाहर लिख लें, एक्स डी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को बाहर लिख लीजिए एक्स डी एक्स प्लस सी को बाहर लिख लीजिए, तो यहां वन बचेगा, ओके। अब चूंकि आप जानते हो कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एंड वन का समाकलन क्या होता है x प्लस सी। तो यहां से भाई i बराबर क्या हो जाएगा, a x की पावर दो प्लस एक बटा दो प्लस एक प्लस b x की पावर एक प्लस एक बटा एक प्लस एक प्लस c x प्लस सी। ये जो सी है ना, ये वाला सी नहीं है, ये वो अचर स्थिरांक है ना समाकलन का, वो है, ठीक है। अब आप बता दो, ये जो अलग यहाँ पर अलग अलग समाकलन किया हमने, जैसे एक्स स्क्वायर का किया, एक्स का किया, एक का किया, है ना। तो जो अलग सी है ना, सी, आप मैंने आपको पहले बता रखा है कि सी का मान चाहे कुछ भी हो, यहां से सी आएगा, यहां से सी आएगा, यहां से सी आएगा, तो ये सारे मिलकर आप C1 C2 C3 लिखकर लास्ट में इसको सी लिख सकते हो। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक साथ सी लिख सकते हैं आप, ओके। तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी गलती से हो गया। आई बराबर अपने पास हो जाएगा ए एक्स क्यूब बटा तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस सी एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा आपका, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, ओके। इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो आई से डिनोट कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, ओके। अब यहां से आप अलग अलग लिख लीजिए पहले तो इनको, i इक्वल टू 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, ओके। यहां से आप दो को बाहर लिख लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। यहां से एक्स स्क्वायर का आपको x की पावर n वाला लग ही जाएगा, 2x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, यहां से c अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अभी बताया था, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स रेस टू पावर 3 प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्लास में कई बच्चे पूछते हैं कि हाँ इसको बेटा इसमें क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, आपको स्क्वायर खोल देना है, बस खत्म है क्वेश्चन, स्क्वायर खोलते ही खत्म है। क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ओके, ये यहां पर माइनस आ जाएगा, ओके, गलती से प्लस बोल दिया था। तो यहां इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x, और वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ओके। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए, देखिए यहां से अंडर रूट एक्स कट जाएगा,
तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा, अलग अलग भी लिख लीजिए, एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx माइनस 2 1 dx। ओके, अब आई बराबर एक्स का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का, देखिए फॉर्मूले याद करने होंगे आपको, log x माइनस 2 x का, एक का क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x²। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले वही आई से डिनोट कीजिए इसको, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। ओके, तो यहां से आप इनको क्या है ना, सेपरेट लिख लीजिए, डिवाइड, अलग अलग डिवीजन के रूप में लिख लीजिए। आई इक्वल टू, देखो अलग अलग लिखने का मतलब ये है कि x³ के बटा में x² लिख लीजिए, प्लस 5x² के बटा में x² लिख लीजिए, और माइनस 4 के अपॉन में x² लिख लीजिए। ये अपने सेपरेट डिवीजन कर लिया। ओके, अब यहां से आई इक्वल टू, देखिए x² यहां पर x³ से कटेगा तो ऊपर x बचेगा, प्लस और आप इसी स्टेप के साथ इनको डिवाइड, अलग अलग भी सेपरेट लिख लीजिए, x dx प्लस यहाँ से जो 5 है उसको बाहर लिख लीजिए, और ये x से x² से x² कटेगा तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस 4 को आप बाहर लिख सकते हैं, और ये जो 1/x² होगा ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंश से हर में जाती है या हर से अंश में जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 4 को तो हमने बाहर ले लिया और x² को ऊपर ले लिया तो घात -2 हो जाएगी। ठीक है, अब इन सब में x की पावर n का सूत्र लग जाएगा, चूंकि x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, एंड 1 का क्या होता है, x होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहां से भैया i बराबर क्या हो जाएगा, x² बटा 2 प्लस 5x माइनस 4 x की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c। तो i बराबर देखिए x² बटा 2 प्लस 5x माइनस, यहां से देखिए ये 4 है, x की पावर -1 बटा -1 प्लस c। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, और ये जो x की पावर -1 है नीचे आएगी तो x की पावर +1 हो जाएगी, प्लस का c, अपना ये फाइनल आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको i से डिनोट कर लीजिए और लिख लीजिए x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। ओके, ये लिख लिया हमने। उसी की तरह सेम इसको सेपरेट डिवीजन लिख लीजिए पहले, i इक्वल टू x³ अपॉन √x dx प्लस 3x अपॉन √x dx प्लस 4 अपॉन √x dx। ओके, अब देखिए यहां पर घात कैसे कटेंगे, i इक्वल टू, भाई यहां पर x³ है और नीचे जो √x है उसको लिख लीजिए आप x की पावर 1/2, क्योंकि √ का मतलब 1/2 ही होता है, dx प्लस 3 को लिख लीजिए बाहर, और ये जो x है उसको √x इंटू √x लिख लीजिए, बटा में √x है dx प्लस 4 और x की पावर इसको 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर तो क्या है ना अपने पास कट रहा है, देखो यहां से, इसलिए इसको पावर 1/2 नहीं लिखा, बाकी यहां पर सीधा नहीं कट रहा, तो बाकियों में क्या करना अपने को, बाकियों में घातों का वही जोड़ना तोड़ना लगा रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, अभी आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां से देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 3, और जब x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी dx प्लस 3, और ये जो है √x है इसको x की पावर 1/2 अब लिख लीजिए dx प्लस 4 को बाहर लिख लीजिए, x की पावर 1/2 अगर ऊपर आएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी dx। ओके, अब हम जानते हैं कि
आधार समान होने पर घात जुड़ जाती हैं, ठीक है, आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है। ओके, तो यहां से आई बराबर देखिए यहां पर पावर 3 है ना, यहां पर पावर 3 एक्स की और यहां पर 1/2 माइनस की है, तो माइनस की पावर 3 में से जाएगी तो भाई 3 में से 5/2 बचेगा, तो एक्स की पावर 5/2, भाई 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा ना, बिल्कुल, तो 2.5 को 5/2 ही तो लिख दें, प्लस 3 और ये एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 dx। ओके, अब चूंकि हमने वही सूत्र एक्स की पावर n का समाकलन है ना, क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके, तो वही फॉर्मूला लगेगा, आई बराबर एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा, देखिए एक्स की पावर 5/2, 2 लघुत्तम आएगा तो एक्स की पावर 7/2 हो जाएगी जुड़ जुड़ा कर, और ये भी 7/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 और 1 3/2 हो जाएंगे जुड़ जुड़ा कर, और इधर भी 3/2 प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1/2 और इधर प्लस का 1/2 प्लस का सी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा, देखो हर का बटा मतलब अंश का गुणा, अंश का बटा मतलब हर का गुणा, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, एक्स की पावर 7/2 प्लस अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एक्स की पावर 3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, अब इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये वाली ले लेते हैं, देखिए कैसी लगती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ -x² प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। ओके, यहां पर आपको देखो नीचे अकेला भी नहीं है, x-1 है ना, ये वाला, ये भाई अकेला भी नहीं है जो सेपरेट लिख ले आसानी से हो जाए। यहां पर पहले आई से व्यक्त कर कीजिए, x³ -x² प्लस का x-1 अपॉन x-1 dx। ओके, तो यहां से आपको क्या करना होगा, ये जो x³ और x² है, यहां से आपको x² कॉमन ले लेना है, ठीक है। x² अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से x-1 होगा और प्लस यहां से एक कॉमन ले लो, है ना, इन दोनों में से, तो ये भी x-1, ओके, बटा x-1 ये dx। तो अपने पास आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x-1, मैं मान रहा हूं कि ये इंक थोड़ी सी वीक है ना, दूसरे इंक के काम में लेंगे। अब चलो इसको कर लेते हैं, x-1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो x² बचेगा और यहां से 1 बचेगा, ठीक है, बटा x-1 dx। अब यहां जो x-1 है इस x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा x² प्लस 1 dx। अब मैंने कहा कि चाहे इनको अलग अलग लिख कर करो चाहे एक साथ कर लो, कोई मैटर नहीं करता, x² dx प्लस 1 dx। तो x² का तो क्या हो जाएगा x³ क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी ना, x³ बटा 3 और एक का क्या हो जाएगा x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इंक जरूर चेंज कर लेते हैं अब की बार, चलो ये ले लेते हैं, देखिए रेड वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x √x dx। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, गुणा करना है बस, खत्म है क्वेश्चन। आई से डिनोट कीजिए 1 - x √x dx। ओके, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x से गुणा करेंगे तो देखो 1 से गुणा करेंगे तो √x माइनस x √x। ओके, अब वही पावर को जोड़ दो बस, और कुछ भी नहीं है, खत्म है क्वेश्चन, बस खत्म। देखो x √x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx अलग अलग लिख लो सेपरेट, और ये x की पावर देखो एक तो ये हो गई और x की पावर 1/2 यहां से हो जाएगी। ओके, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर देखो एक तो ये रही है ना, एक और आधी कितनी हो जाएगी 3/2 dx। ठीक, अब इनमें भी वही x की पावर n का लग जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1
बटा 3/2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर देखो 1/2 और 1 जुड़कर 3/2 हो जाएगी, नीचे भी 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और 1 जुड़कर 5/2 हो जाएंगी, नीचे भी 5/2 प्लस का सी। तो आई बराबर अपने पास आ जाएगा देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही, एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही, एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके, इसमें भी कुछ भी नहीं करना, आपको अंदर गुणा ही करना है। 3x² √x प्लस 2x √x प्लस 3 √x dx, है ना। अब इनको अलग अलग लिख लीजिए। तो आई बराबर 3 बार x की पावर 2 और ये x की पावर 1/2 प्लस 2 बार x की पावर 1 और x की पावर 1/2 dx। ठीक है, यहाँ पर भी dx लगा लेते हैं, प्लस 3 बार x √x को x की पावर 1/2 dx लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई बराबर अपने पास हो जाएगा 3 x की पावर 2 और 1/2 जुड़ेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2। 2 और आधा जुड़ेगा तो 2.5 हो जाएगा भाई, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 बार x की पावर 1 और आधा जुड़ेगा तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, प्लस 3 बार x की पावर 1/2 ही रहने दो भाई साहब इसको। अब इनमें वही x की पावर n का लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, खत्म क्वेश्चन। 3x की पावर 5/2 प्लस 1, है ना, और ये 5/2 प्लस 1, है ना, प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो भाई साहब आई बराबर हो जाएगा 3x की पावर 7/2, नीचे भी 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3 x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस का सी हो जाएगा। ओके, तो आई बराबर भाई साहब यहाँ से हो जाएगा 3x की पावर 7/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, है ना, और नीचे 7। ठीक, प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर चला, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर ले लो, x की पावर 3/2 प्लस सी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंक चेंज कर लेते हैं, चलो अब फिर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ओके, ये अपने पास है। फिर पहले इसको i से डिनोट कर लीजिए, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ओके, अब इनको आप सेपरेट लिख लीजिए, अलग अलग कर लो। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। ओके, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर ले लीजिए। तो 2x dx माइनस 3 को बाहर ले लीजिए, cos x dx प्लस e की पावर x ऐसे कैसे। ओके, अब i बराबर 2, x का क्या हो जाएगा x² माइनस 3। देखो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, अवकलन होता है, समाकलन क्या होता है प्लस साइन एक्स। यहाँ पर चक्कर पड़ता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जोर देकर कहा है। ठीक है, प्लस e की पावर x प्लस सी। ये आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा i इक्वल टू x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमें क्या दे रखा है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5/√x। हाँ, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप ये सोच रहे हैं कि सर बार बार आई अलग एक बार क्वेश्चन लिखते हैं बार बार, फिर उसके बाद आई से लिख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। आप यहाँ से भी आई से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इनको आप सेपरेट लिख लीजिए, i इक्वल टू 2x² dx ओके माइनस 3 sin x dx प्लस 5/√x dx। ओके,
यहाँ से जो भी कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर लिख लीजिए, 2x² dx माइनस 3 को बाहर लिख लीजिए, sin x dx प्लस 5 को बाहर लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स। ओके, अब ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट एक्स को आप ऐसा करिए कि इसको मिटा देते हैं और अंडर रूट एक्स को वापस से आप वही लिख लीजिए, कैसे, x की पावर 1/2 की तरह। ओके, इस स्टेप में लिख लो x की पावर 1/2 dx। ओके, तो यहाँ से i बराबर 2x² को क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 3 sin x का समाकलन क्या होगा भाई, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x का समाकलन sin x है ना। अब माइनस cos x का अवकलन क्या होता है, sin x, तो sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos x। ओके, प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, तो i बराबर अपने पास हो जाएगा 2/3 x³, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 cos x है ना, और यहाँ से प्लस 5 और ये x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और 1 तो 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c, तो ये दो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये दो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 x⁻³ प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, 18वां देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है अपने पास, i से डिनोट कर लीजिए sec x प्लस tan x dx। ओके, यहां से i बराबर देखो कुछ नहीं गुणा किया, खत्म क्वेश्चन, sec x को sec x से गुणा करेंगे तो sec² x है ना, प्लस sec x tan x dx। ओके, खत्म क्वेश्चन। i बराबर आप अलग अलग लिखो चाहे वैसे लिख लो, sec² x किसका होता है, tan x का, और sec x tan x भाई tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x, तो sec² x का समाकलन tan x हो जाएगा, और sec x tan x किसका होता है, sec x का, तो sec x tan x का समाकलन sec x, ये अपना आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, i इक्वल टू sec² x बटा cosec² x। ओके, अब i बराबर sec² x को आप 1/cos² x लिख सकते हैं और cosec² x को 1/sin² x लिख सकते हैं। ओके, तो i इक्वल टू देखो sin² x ऊपर चला जाएगा और cos² x नीचे आ जाएगा। ओके, तो i बराबर अपने पास आ जाएगा tan² x dx। ओके, तो यहाँ से tan² x का अपने पास सीधा समाकलन होता नहीं है, तो आप लिख लीजिए इसको। अब चूंकि देखो उससे पहले आपको फॉर्मूला जानना होगा कि चूंकि 1 प्लस tan² x इक्वल टू sec² x होता है, ठीक है, तो यहां से tan² x को क्या लिख सकते हैं हम, sec² x माइनस 1। ओके, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा भाई, sec² x माइनस 1 dx। अब sec² x का क्या होता है समाकलन, tan x है ना, और माइनस 1 का क्या होगा, माइनस x प्लस c। ओके, ये अपना फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है i इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x बटा cos² x, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, अलग सेपरेट लिख लीजिए, 2/cos² x dx माइनस 3 sin x बटा cos² x dx। ओके, अब ये i बराबर 2 को तो लिख लीजिए बाहर, 1/cos² x dx माइनस 3 को लिख लीजिए बाहर, ठीक है, और यहाँ से आप cos² x को 1/cos x और sin x बटा cos x ऐसे लिख लीजिए, नीचे वाले cos² x को आप cos x इंटू cos x लिख लीजिए, ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 ये sec² x हो जाएगा dx माइनस 3 ये sec x और sin बटा cos क्या होगा, tan x प्लस c। खत्म, i इक्वल टू 2
ये 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ये फाइनल आंसर आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास I इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो I बराबर देखिए अलग अलग लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/x की पावर 1/2 लिख लो। ठीक है, I बराबर एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। ओके, यहाँ से I बराबर देखिए एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो यहाँ से I बराबर अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1, तो प्लस का 1/2 बचेगा, नीचे भी प्लस का 1/2 प्लस c। तो I बराबर अपने पास आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस का c, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ओके।